अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी का, यानी बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि कपल्स का शादी के बाद बच्चे नहीं होते तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। आज हम देखेंगे कि इनफर्टिलिटी के कितने टाइप्स हैं और उसके क्या इलाज हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये जो इनफर्टिलिटी का इशू है ये मेल की वजह से भी हो सकता है, मेल मर्द जो है वो भी बांझ हो सकता है, ठीक है, और फीमेल की तरफ से भी हो सकता है। तो दोनों की तरफ से जो है ये हो सकता है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं बाज़ लोग कि सिर्फ मेल जो है वो इनफर्टाइल है और बाज़ के सोचते हैं कि सिर्फ फीमेल इनफर्टाइल है। दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं, इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन वहाँ पर लिखा हुआ है वो प्रोसेस जिसमें प्रेगनेंसी ना हो, यानी पेट में, माँ के पेट में बच्चा नहीं आ रहा हो, इम्प्लांट नहीं हो रहा हो, प्रेगनेंसी से हम कहते हैं, बच्चे का ना होना सादा अल्फाज में। अब इनफर्टिलिटी जो मेल की वजह से है वो आपको मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर फीमेल की वजह से जो इनफर्टिलिटी है वो भी आपको बताएंगे। मेल इनफर्टिलिटी, मर्द जब इनफर्टाइल हो जाए तो उसकी पहली वजह जो है वो है एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का मतलब क्या है कि स्पर्म का ना होना, स्पर्म का ना होना। अब ये कैसे पॉसिबल है कि स्पर्म ना हो, मेल हो तो स्पर्म नहीं हो? उसकी वजह ये है, आप ये डायग्राम एक सिंपल डायग्राम है। मेल टेस्टिस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल पे। टेस्टिस वो जगह है जहाँ पर स्पर्म बनते हैं मेल के, और ये स्पर्म यहाँ से टेस्टिस से एक ट्यूब के अंदर ट्रेवल करते हैं जब इसने बाहर आना हो। आमतौर पर ये यहाँ पर स्टोर होते हैं, यहाँ पर इसका अपना एक ट्यूब इधर स्टोर होते हैं, स्टोरेज की यहीं पर है। बवक्त इजैकुलेशन जब उसको निकाला जा रहा हो, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये स्पर्म इस ट्यूब के अंदर मूव करते हुए, सफ़र करते हुए, ये रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड इस स्पर्म के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर आपके लिए इस तरह के कुछ डायग्राम लिख दूँ तो ये स्पर्म को शो कर रहे हैं, और यहाँ पर ये स्पर्म क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। यहाँ पर कुछ थैले मैंने लिखे हुए, एक का नाम है सेमिनल वेजिकल, यहाँ पर एक और है प्रोस्टेट, और यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल, कुछ ग्लैंड्स है। इनके अंदर लिक्विड पड़ा रहता है। वो जो लिक्विड है उसका काम मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। उसका काम ये है, ये प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किस चीज़ को प्रोटेक्शन दे रही है? ये जो स्पर्म है, स्पर्म को प्रोटेक्शन चाहिए, हिफाजत चाहिए। स्पर्म ने इस पूरे रास्ते में आना है, स्पर्म के लिए रास्ता क्लियर भी करना है। रास्ता का जो पीएच है वो कुछ और होता है। तो इस रास्ते में जो स्पर्म, आमतौर पर इसमें देखो, यहाँ से इसके बाद जो बल्बो यूरिथ्रल है, इसके बाद इसमें अक्सर यूरिन आता है, ठीक है। हालांकि इसीलिए तो यहाँ पर जो है इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। यहाँ पर पाइप का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, हालांकि एक पाइप है, इसके नाम चेंज रहते हैं। यहाँ पर वैसा डिफरेंस, फिर एपिडाइडमिस, और यहाँ पर उसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। भाई एक पाइप है, मुख्तलिफ जगहों पर उसका नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आकर पाइप का नाम एपिडाइडमिस और वैसा डिफरेंस के बाद इसका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। और यही पाइप जब आप लास्ट स्टेज में यहाँ पर देखोगे तो इसका नाम होता है यूरिथ्रा, और ये पेनिस वाला रीजन है, ठीक है, ये बिल्कुल पेनिस वाला रीजन है जहाँ पर इसका नाम यूरिथ्रा है, और फाइनल डिस्चार्ज यहाँ से होती है, यूरिन भी डिस्चार्ज होता है। तो आमतौर पर ये यूरिन का इलाका है, यूरिन का रास्ता है। लेकिन इसके जब यहाँ पर स्पर्म ने जाना हो तो ये रास्ता जो है उसको क्लियर करना पड़ता है। उसको कौन क्लियर करने का? ये जो आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेजिकल है, ये तीन के तीन ग्लैंड्स एक किस्म का मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स छोड़ देते हैं। उस लिक्विड के अंदर स्पर्म को प्रोटेक्शन मिलेगा, हिफाजत मिलेगा, और दूसरे नंबर पर उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, खुराक, न्यूट्रिशन, ये भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। न्यूट्रिशन, खुराक, स्पर्म को खुराक भी चाहिए, और वो कौन सा न्यूट्रिशन है? फ्रुक्टोज। इसके बारे में है कि फ्रुक्टोज जो है
वो इसको खुराक प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन है, न्यूट्रिशन है, ये सब उसको मिलेंगे। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि स्पर्म मिक्स हो रहा है। अब आप देख सकते हैं स्पर्म किसके साथ मिक्स हो रहा है, इस लिक्विड के साथ मिक्स हो रहा है। तो ये जो लिक्विड है जो कहाँ से निकल रहा है, जो कि इन थैली से निकल रहा है, स्पर्म और लिक्विड को अगर हम दोनों कंबाइन करेंगे तो फिर इनको नाम हो जाएगा सीमेन। इसका नाम हो जाएगा सीमेन, ठीक है। तो ये रहा सीमेन। तो ये असल में जो निकल रहा होता है वो सीमेन होता है, सीमेन, राइट। एज़ोस्पर्मिया में ये जो पाइप है, डक्ट है, ये कहीं पर ब्लॉक हो जाता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी ब्लॉक होने की वजह से स्पर्म निकलता ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्म तो होता है लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है। अमाउंट 20 मिलियन से कम होता है 1 ml में। जब सीमन को देखा जाता है, सीमन तकरीबन एक नॉर्मल शख्स 2 से लेकर 5 ml सीमन निकालता है, उसमें 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं नॉर्मल हेल्थी शख्स में। अगर इसके 2 ml के बजाय अगर इसके 1 ml में 20 मिलियन सेल्स से कम स्पर्म आ जाए, 20 मिलियन स्पर्म से कम अमाउंट आ जाए, तो इससे भी बचा नहीं होगा। तो स्पर्म की तादाद की कमी, ये भी एक प्रॉब्लम है। और तीसरा है स्पर्म डिफॉर्मिटीज़। स्पर्म का जो शक्ल है, अगर हम उसको गौर से देखें तो स्पर्म का शक्ल कुछ इस तरह से है कि इसके पास एक टेल होता है और एक हेड होता है। ये स्पर्म का शेप है, ये उसका टेल है और ये उसका हेड है। इसने जाना है अंडे के साथ मिलना है यूटेरस के अंदर। तो जब स्पर्म का अपना डेवलपमेंट के दौरान जब इसको अपना ख़ास शक्ल ना मिले, कभी कभी ऐसा हो सकता है डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ भी, इसको अपना प्रॉपर शेप नहीं मिलता, इसकी वजह से भी तादाद भी ज़्यादा होगी स्पर्म के, रास्ता भी ठीक होगा लेकिन शेप इसका सही नहीं है, तो ये से भी वो इनफर्टाइल हो जाता है। और डी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, बंदे के पास स्पर्म भी बहुत ज़्यादा है, रास्ता भी क्लियर है, शेप भी अच्छा खासा शेप है, लेकिन क्या है कि इस शख्स की जिस्म में बन जाते हैं एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ है ये इसके अपने ही स्पर्म पर अटैक करना शुरू कर लेते हैं, तो स्पर्म को किल कर देते हैं। जब स्पर्म किल हो जाएंगे तो फिर तो बच्चा नहीं होगा। तो ये मेल से ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और भी बहुत सारे रीज़न हैं लेकिन ये कुछ वेल नोन रीज़न मैंने आपको बता दिए। अब दूसरी तरफ अगर आ जाते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ अगर आ जाए, तो फीमेल इनफर्टिलिटी में भी 5 रीज़न है। पहला जो है वो है ओव्यूलेट। फेल्यूर टू ओव्यूलेट का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक सिंपल सा डायग्राम है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह से लिख दूँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें आपको। ये वो बेग है, ये वो बेग है जहाँ पर आने वाला बच्चा 9 महीने तक यहाँ पर स्टे करेगा, यूटेरस से कहते हैं। और ये यूटेरस का दीवार है, ये यूटेरस का दीवार है, एंडोमेटीरियम इसको बोलते हैं, ठीक है, एंडोमेटीरियम अंदर की तरफ। और जो मसल्स है उसको बोलते हैं मायोमेटीरियम, जो मसल्स होते हैं मायोमेटीरियम इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो एक राइट साइड पर एक ट्यूब है, जैसे कि हाथ निकले हुए थे, एक ये ट्यूब है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। और इस तरफ भी एक फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर ओवरी पड़ा हुआ है। इस तरफ भी एक ओवरी है, इस तरफ भी एक ओवरी है। अगर देखा जाए तो हर ओवरी के अंदर जो है छोटे छोटे से बुलबुले लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हम नाम देते हैं फॉलिकल्स। इस पे ऑलरेडी मेरा लेक्चर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल फीमेल पर है। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन FSH और LH, ये आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका आप नाम सुना होगा, इस पर भी मेरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर मेरा लेक्चर अवेलेबल है।
वहाँ से ये हार्मोन निकलते हैं, ये हार्मोन यहाँ पर आकर काम करते हैं। जो फॉलिकल है वो आएगा यहाँ पर अंडा, जो फॉलिकल है इसमें से एक फॉलिकल को क्वालिफाई करता है कि भाई आप मैच्योर हो जाओ, ये इसका काम है, FSH का काम है। और मज़े की बात तो ये कि ये जो बहुत सारे फॉलिकल्स हैं इनमें से एक फॉलिकल के अंदर अंडा बनना शुरू हो जाता है, एग। तो फॉलिकल्स बहुत सारे हैं, इसमें एक में अंडा बनना शुरू हो जाता है, किसकी मदद से? FSH की मदद से। और मज़ीद ये जो अंडा है जो यहाँ पर इस ओरी के अंदर है, इस अंडे से इस फॉलिकल से अंडे ने बाहर निकलना होता है। जब इसका टाइम पूरा हो जाए, अंडा जब स्पर्म के साथ मुलाकात करने जा रहा हो या एक फीमेल के अंदर, हर महीने इस अंडे ने निकलना है, हर महीने इस अंडे ने निकलना है फॉलिकल से। तो उसका दीवार फट जाएगा, अंडा बाहर आ जाएगा। इसको प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूल्यूशन, इसको बोलते हैं ओव्यूल्यूशन। और ये काम कौन करता है? ये LH हार्मोन करता है। तो या तो FSH हार्मोन काम करना छोड़ देता है, एज अ रिजल्ट अंडा प्रॉपर तरीके से मैच्योर ही नहीं होगा, फॉलिकल मैच्योर ही नहीं बनेगा। या फिर फॉलिकल बना लेकिन LH हार्मोन प्रॉपर नहीं है, तो अंडा तो बाहर निकलेगा ही नहीं। जब अंडा बाहर नहीं निकलेगा, अंडा जब यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो पाइप में कैसे आएगा? इस पाइप में अंडे ने वैसे यहाँ से मूव करना होता है, सफ़र करना होता है इस पाइप के अंदर। और याद रखिएगा, अंडे और स्पर्म का मुलाकात इस पाइप में होना चाहिए। हालांकि स्पर्म का जो जगह है वो यहाँ पर है। स्पर्म मेल से फीमेल के जिस्म में स्पर्म यहाँ तक आ सकते हैं। ये विजाइना रीजन है और ये जो है ये सर्विक्स है, जो कि यूटेरस का नेक इसको कहा जाता है। तो स्पर्म मैक्सिमम यहाँ तक होंगे। इसके बाद स्पर्म ने क्या करना है? स्पर्म ने मूव करना होता है। मूव कर दे किस तरह से? क्योंकि फीमेल के इसमें यहाँ पर जो यूटेरस है, यहाँ पर एक किस्म का लिक्विड है, उसका नाम है म्यूकस। ये म्यूकस इस स्पर्म को हेल्प देते हैं। स्पर्म की अपनी भी एनर्जी होती है कि ये यहाँ से मूव करके ट्रेवल करके यहाँ पर अंडे के साथ मुलाकात होती है और हल हो जाता है मसला। लेकिन अगर FSH नहीं है, LH नहीं है, तो अंडा नहीं बनेगा। ये है कि फीमेल के जिस्म में ओव्यूल्यूशन हो ही नहीं रहा, यानी ये हार्मोन वाला मसला है फीमेल के अंदर। ये हुआ पहला। दूसरा है ब्लॉक्ड ओविडक्ट। हार्मोन ठीक है, ओवरी ठीक है, अंडा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होती बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो आपको पता है कि अंडे ने यहाँ से, ये क्या, इस इलाके का नाम है ओवरी, ये पूरा ओवरी है, ओवरी, दिस इज ओवरी। अंडे ने ओवरी से निकलकर यहाँ पर एंटर होना है और फिर ये इसका रास्ता होगा। तो ये ओविडक्ट कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है अंडा के जाने। और कभी कभी ऐसा है आजकल जो लोग बच्चे नहीं देना चाहते, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? इसको टाई अप कर लेते हैं इस पाइप को, ताकि अंडा इसमें सफ़र ना करे। तो ये था ब्लॉक्ड ओविडक्ट। थर्ड है यूटेरस डैमेज। यूटेरस डैमेज भी हो सकता है। यूटेरस जो है इसमें क्या हो सकता है? कभी कभी बिनाइन ट्यूमर, यानी नॉन कैंसर की तरह केसेस, लेकिन वो कैंसरस ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे कि ठीक है अक्सर फीमेल में मसला होता रहता है। उसके ओवरी के दीवार पर यहाँ पर एक बिनाइन किस्म का ट्यूमर यानी एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका यूटेरस डैमेज रहता है। बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक रहती है, लेकिन ये जो थैला है, ये जो बैग है, ये डैमेज होता रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से इसके साइकिल्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। वैसे साइकिल के इरेगुलर की बहुत सारी वजूहत भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ पे है सर्वाइकल म्यूकस डिफेक्ट। ये है जो पहले मैंने बताया था कि आमतौर पर फीमेल के जो म्यूकस होते हैं विजाइना के अंदर, यहाँ पर वो बवक्त ओव्यूल्यूशन वो पतला हो जाता है ताकि स्पर्म चल सके। अगर ये म्यूकस गाढ़ा रहे, पतला ना रहे, तो फिर स्पर्म को चलने का ताकत नहीं मिलता, इसीलिए प्रॉब्लम हो। तो बाज़ औक़ात फीमेल में ये मसला रहता है, उसका म्यूकस थिक रहता है। और एंडोमेट्रियोसिस, ये फिर क्या चीज़ है? यहाँ पर एंडोमेट्रियम के कुछ फ्रेगमेंट्स, जैसे मैंने बताया था, ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पर ओवरी के ऊपर आ जाते हैं, इस तरह बन जाते हैं, या जैसे कि ओवरी है,
ओवरी पर जब ये एंडोमेट्रियम के कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बन जाते हैं, एबनॉर्मल केस है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से अंडे का रिलीज भी बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये पॉसिबिलिटीज़ है फीमेल इनफर्टिलिटी के। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते, देखो दुनिया जहाँ में मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे केसेस में तो लाइलाज है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ठीक है, आज तक इसका कंफर्म इलाज नहीं है। बाज़ औक़ात किसी का हो जाता है, किसी डॉक्टर से, किसी का नहीं हो जाता, किसी का अब कुदरती हो जाता है 3 साल के बाद, 8 साल के बाद खुद ब खुद किस्सा चल जाता है। इसके ट्रीटमेंट में सर्जिकल शामिल है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेज है सर्जरी से उसको खोल दें। नंबर 1 हार्मोन ट्रीटमेंट, जहाँ पर हार्मोन का मसला है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हार्मोन्स के रिक्वायरमेंट थे FSH, तो आप उसको हार्मोन की ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएंगे। और ये बड़ा स्पेशल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस पर मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम फीमेल के बॉडी से, ओवरी तो है ना उसके पास, ओवरी का मतलब उसके पास अंडा भी है, हम एक यहाँ से इसके जिस्म से एग निकाल लेते हैं, एग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और मेल के जिस्म से, मेल के पास फिर क्या है? मेल के पास फिर स्पर्म है, तो हम मेल से स्पर्म निकालेंगे, स्पर्म यहाँ से, अंडा फीमेल से, और एक ट्यूब ले लेंगे, इस ट्यूब के अंदर वो अंडा और स्पर्म का मिलाकर हम बाहर कर लेते हैं। आमतौर पर अंडे और स्पर्म की मुलाकात तो फीमेल के जिस्म के अंदर होता है, लेकिन हम अंडा और स्पर्म को जिस्म के बाहर, इसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम इनके जिस्म के बाहर इनको अंडा और स्पर्म को आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब अंडा और स्पर्म मिल जाता है फिर तो इससे कहते हैं कि बच्चा बनेगा, फिर तो ये ज़ाइगोट है। इस ज़ाइगोट को हम वापस फीमेल के बॉडी में रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं? यहाँ पर, यूटेरस के अंदर हम लोग इसको फिर रख देते हैं यहाँ पर। तो अब ये 9 महीने यहाँ पर ग्रो करना शुरू करेगा, तमाम के तमाम जो रुकावटें थी उसको बाईपास करके यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर लेते हैं। तो इस पर मैं एक अलग सा वीडियो भी डिटेल्स भी बनाऊंगा। तो ये इसके इलाज में है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स, बाज़ औक़ात विटामिन्स दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरसाइजेज दिए जाते हैं, दुनिया जहाँ के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन ये कुछ ख़ास जो कि आप कह सकते हैं जनरल ट्रीटमेंट्स आप कह सकते हैं, वो जो आपको मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए। तो इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।